11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के 19 टेररिस्ट ने 4 कमर्शियल एरोप्लेन्स को हाईजैक किया और उन्हें सुसाइड वेपन्स के तौर पर यूज करते हुए 4 कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक्स किए। इन अटैक्स का टारगेट न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एर्लिंगटन काउंटी, वर्जीनिया में पेंटागन और वाशिंगटन डीसी था। 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गए जबकि तीसरा पेंटागन में क्रैश हुआ। चौथा प्लेन अपने इंटेंडेड टारगेट तक नहीं पहुंच सका और पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में गिरकर तबाह हो गया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये हाईजैकर्स कैसे अपने मिशन में कामयाब हुए, और सबसे बड़ी बात, कैसे 19 टेररिस्ट जो CIA और दूसरी एजेंसीज की नजरों से बचकर 1 से 1.5 साल तक अमेरिका में बैठकर प्लानिंग करते रहे। क्या सिक्योरिटी मेजर्स में कोई कमी थी या फिर ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था? ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को इतना स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए इतने वक्त की प्लानिंग और रिसोर्सेज किसने प्रोवाइड किए? और अगर ये अटैक इतनी प्लानिंग के बाद भी हो गए तो फिर किस हद तक हमारी सिक्योरिटी सिस्टम्स को मॉडर्न थ्रेट्स के लिए अपग्रेड करने की जरूरत थी? That looks like a second plane. नाइन 11 अटैक्स बोजिनका प्लान से मुतासिर थे, जो एक दहशतगर्दाना ऑपरेशन था जिसे खालिद शेख मोहम्मद और उसके भतीजे रामजी यूसुफ ने प्लान किया था। ये दोनों ही 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बिंग के जिम्मेदार थे। बोजिनका प्लान के तहत ट्रांस पैसिफिक एयरलाइनर्स को उड़ाने और ब्लास्ट करने का इरादा था। साथ ही एक प्लेन को CIA हेडक्वार्टर्स पर क्रैश करने का भी प्लान शामिल था। रामजी यूसुफ ने 11 दिसंबर 1994 को फिलीपीन एयरलाइंस फ्लाइट 434 में एक बॉम्ब रखा जो हवा में ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक पैसेंजर की जान गई। यह प्लान तब नाकाम हो गया जब यूसुफ के मनीला अपार्टमेंट में आग लगने के बाद फिलीपीन नेशनल पुलिस को उसका लैपटॉप मिला, जिसमें बोजिनका प्लान की पूरी तफसीलात दर्ज थी। यूसुफ को आखिरकार 1995 में US और पाकिस्तानी फोर्सेस ने पकड़ लिया, जिससे उनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर एक टेम्पररी रोक लग गई। 1996 में खालिद शेख मोहम्मद ने अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन के सामने अपना प्लान मॉडिफाई करके पेश किया। 9/11 कमीशन के मुताबिक खालिद शेख मोहम्मद ने सोचा था कि 10 एरोप्लेन्स को हाईजैक किया जाए और इनमें से 9 प्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन, US कैपिटल, CIA हेडक्वार्टर्स और FBI हेडक्वार्टर्स पर क्रैश किया जाए। एक प्लेन को US एयरपोर्ट पर लैंड करवाए, एक स्पीच दे और फिर बाकी पैसेंजर्स को रिलीज करे। लेकिन उसामा बिन लादेन ने इस प्लेन को एलेबोरेट होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया। दिसंबर 1998 में डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस काउंटर टेररिस्ट सेंटर ने प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को इस बारे में एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कहा गया था कि अल-कायदा US में अटैक्स की तैयारी कर रहा है। 1999 की शुरू में बिन लादेन ने खालिद शेख मोहम्मद को बुलाकर इस ऑपरेशन का मॉडिफाइड वर्जन अप्रूव किया। 1999 में खालिद शेख मोहम्मद, उसामा बिन लादेन और मोहम्मद आतिफ के दरमियान मीटिंग्स हुई, जिसमें मोहम्मद अता को इस मिशन का लीडर बनाया। 1998 में मोहम्मद अता और उसके साथियों ने हैम्बर्ग सेल की बुनियाद रखी। इस ग्रुप में मोहम्मद अता, मरवान अल शाही, ज़ियाद जरा और रामजी बिन अल शिब जैसे की फिगर्स शामिल थे। अता ने अल-कायदा लीडरशिप से अपनी प्लानिंग और ऑपरेशंस के लिए अप्रूवल हासिल किया। इस ग्रुप ने अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडेंटिटी को छुपाया और अपनी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में मॉडरेट बिहेव किया, ताकि US वीज़ा लेने में कोई रुकावट ना आए। अता, अल शाही और जर्रा ने अपने वीज़ा सक्सेसफुली हासिल कर लिए और US पहुंच गए। हमलों से लगभग 3 हफ्ते पहले टारगेट्स को 4 टीम्स में तकसीम किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल को द फैकल्टी ऑफ लॉ का कोड नेम दिया गया था, पेंटागन को द फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को द फैकल्टी ऑफ टाउन प्लानिंग का कोड नेम दिया गया था। 9/11 अटैक्स में हाईजैकर्स ने जो टाइट सिक्योरिटी को सक्सेसफुली बाईपास किया, उसने दुनिया भर में नए सवालात को जन्म दिया। ये सवाल उठना फितरत है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी मेजर्स के बावजूद ये टेररिस्ट अपने मिशन में कैसे कामयाब हुए।
सबसे पहला फैक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी की लिमिटेड टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग सिस्टम्स का था। उस वक्त के मेटल डिटेक्टर्स और एक्सरे मशीन्स इतनी एडवांस नहीं थी, जिसकी वजह से हाईजैकर्स ने स्मॉल नाइफ्स और बॉक्स कटर जैसे वेपन्स आसानी से कैरी कर लिए। इसके अलावा हाईजैकर्स ने अपनी मूवमेंट्स को बिल्कुल नॉर्मल रखा और उनकी सस्पिशियस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया। पैसेंजर स्क्रीनिंग भी उतनी टाइट नहीं थी और हाईजैकर्स ने अपने फेक आइडेंटिटीज और केयरफुली प्लान्ड मूवमेंट्स के जरिए अपनी इंटेंशंस को छुपाया। एक और बड़ा गैप एयरलाइन क्रू की ट्रेनिंग का था, जो आज के स्टैंडर्ड से काफी नीचे थी। क्रू मेंबर्स को हाईजैकिंग सिचुएशन हैंडल करने की उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से हाईजैकर्स को प्लेन का कंट्रोल लेने में आसानी हुई। और फिर डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर सिक्योरिटी मेजर्स भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुकाबले में काफी वीक थे, जहां हाईजैकर्स ने अपनी फ्लाइट सेलेक्ट की। ये सारी वीकनेसेस और सिक्योरिटी लूप होल्स हाईजैकर्स को अपने मिशन को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने में मददगार साबित हुए। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि कैसे 19 टेररिस्ट जो न्यूयॉर्क में बैठकर अपनी प्लानिंग कर रहे थे, CIA और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजरों से बचकर इतना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। वो 19 टेररिस्ट जो न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा जैसे एरियाज में रह रहे थे ने अपनी प्लानिंग को इतना सीक्रेट और सोफिस्टिकेटेड रखा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्हें ट्रैक नहीं कर सकी। अलकायदा के टेरर सेल्स का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही डिस्क्रीट था। वो इनक्रिप्टेड मैसेजेस, कोड वर्ड्स और फेस टू फेस मीटिंग्स का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनका कम्युनिकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा उन्होंने पब्लिक प्लेसेस जैसे लाइब्रेरीज और इंटरनेट कैफेज का इस्तेमाल किया, जहां उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना एजेंसीज के लिए चैलेंजिंग था। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ही यही है कि वो किसी भी टेररिज्म के थ्रेट को पहले ही आइडेंटिफाई करें, लेकिन 9/11 से पहले CIA, FBI और दूसरी एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज एजेंसीज के बीच में लॉस्ट हो गए। मसलन CIA को कुछ टेररिस्ट का वीजा एप्लीकेशन और ट्रेवल पैटर्न्स के बारे में पता था, लेकिन ये इंफॉर्मेशन FBI तक पहुंची ही नहीं। इसके अलावा कुछ अर्ली वार्निंग्स थी जो एजेंसीज ने अंडर एस्टिमेट कर दी। मसलन 1999 में खालिद शेख मोहम्मद का प्लेन बोजिन का एक्सपोज हुआ था, जिसमें एरोप्लेन को हाईजैक करने का आइडिया शामिल था, लेकिन एजेंसीज ने इस थ्रेट को सीरियसली नहीं लिया। इसके अलावा 2001 में ज़करियास मूसवी, जो 9/11 का 20वां हाईजैकर माना जाता है, को फ्लाइट ट्रेनिंग लेने के दौरान अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसकी सस्पिशियस एक्टिविटीज को टेररिज्म से लिंक नहीं किया गया। अगर ये वार्निंग सही तरीके से एनालाइज की जाती तो शायद 9/11 को रोकना मुमकिन हो सकता था। और फिर एक और सवाल ये उठता है कि इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए किसने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लार्ज स्केल ऑपरेशन था, जिसे अलकायदा की तरफ से फंडिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट हासिल था। ओसामा बिन लादेन और उसके एसोसिएट्स ने इस प्लान को प्रिपेयर करते वक्त अपनी पुरानी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया, जो पहले से उनके पास मौजूद थी। मसलन उन्होंने फ्लाइट ट्रेनिंग और वीजा प्रोक्यूरमेंट के प्रोसेस को एफिशिएंटली हैंडल किया, जो उनके लिए बहुत जरूरी था। प्लानिंग और रिसोर्सेज का स्केल भी इस अटैक की कामयाबी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलकायदा ने अपने ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल करके टेररिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग और सेफ हेवन्स प्रोवाइड किए। अगर ये अटैक इतनी प्लानिंग के बाद भी हो गया तो ये हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स की वीकनेस दिखाता है। 9/11 के बाद सिक्योरिटी सिस्टम्स में काफ़ी चेंजेस और अपग्रेड्स आए, लेकिन उस वक्त जो वल्नरेबिलिटीज थी उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स को अपनी एक्टिविटीज को इजीली एग्जीक्यूट करने का मौका दिया। ये अटैक हमारे लिए एक वार्निंग था कि हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज को मॉडर्न थ्रेट्स के लिए कॉन्स्टेंटली अपडेट करना जरूरी है, और ये सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं था। इंटेलिजेंस शेयरिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो पहले नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में उनको मेजर फोकस दिया गया है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।